मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, यथोचित अभिवादन। 2021 शुरू हो गया है, एक सप्ताह बीत गया। 2020 में जैसे चीन ने दुनिया भर के लिए बहुत बुरी खबर दी थी, 2021 भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जून 2020 में जो चीन का एक लोकतांत्रिक चेहरा हांगकांग, उसे भी तानाशाही का बंधक बना दिया गया और जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ, उसके दायरे में हांगकांग को भी ले आया। उसके बाद से लगातार हांगकांग में जो लोकतंत्र समर्थक लोग हैं, जो नेता हैं, यहां तक कि जो पूर्व में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं, जो वहां प्राइमरीज में चुनाव लड़ते रहे हैं, उन सब के ऊपर लगातार चीन की तानाशाही, जो उसका अत्याचार है, वो देखने को मिल रहा है। नया वर्ष जब हम लोग खुश हो रहे थे कि चलिए 2020 की काली साया अब हटी 2021 में, तो हालांकि नया स्ट्रेन आ गया वायरस का यूनाइटेड किंगडम से, दूसरी भी चीजें अभी दुरुस्त नहीं हुई थी। हांगकांग के लोगों के लिए इन सब के बीच 5 जनवरी का दिन बेहद, जिसको कहते हैं कि यातना देने वाला रहा, अत्याचारी रहा। जो पुलिस है, हांगकांग पुलिस ने, जहां अब चीन के जो नेशनल गार्ड्स हैं वो पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने 53 लोगों को गिरफ्तार किया। वैसे तो लगातार जुलाई 2020 से लगातार गिरफ्तारी हो रही है और जो प्रो डेमोक्रेसी समर्थक हैं, यानी जो लोकतंत्र समर्थक हैं, प्रो डेमोक्रेसी लीडर्स हैं, उन सब को एक एक करके नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर वो राजनेता हों, फिर वो ऐसे छोटे छोटे जो वहां सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट जिनको हम कहते हैं वो हों, या दूसरे जो ऐसे नेता हैं, जो बहुत कम उम्र के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, उन पर भी जो पुलिस है उसकी बहुत नजर है। और एक जो चौंकाने वाली खबर आई है, जिसको मैं कहूंगा कि अगर दुनिया ने ध्यान नहीं दिया तो ये जो हांगकांग में चीनी तानाशाही है, लोकतंत्र को जो कुचला जा रहा है, उसको नजरअंदाज करना दुनिया के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी मंगलवार को यानी 5 जनवरी को हांगकांग का एक जो नागरिक नहीं था उसको गिरफ्तार किया गया है इसी कानून के तहत। और इसको लेकर बार बार कहा जा रहा था, जब नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू हुआ तभी कहा गया कि चीन ने हांगकांग में ये जो तानाशाही अपनी फैलाने की कोशिश की है, जो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है, इसका शिकार दुनिया के दूसरे देशों के नागरिक भी हो सकते हैं जो हांगकांग में जाएंगे। हांगकांग में दुनिया भर के लोग, और हांगकांग, सिंगापुर 2 ऐसी जगह हैं जहां दुनिया के बड़े लोग जाकर वहां रहना चाहते हैं, एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, एक बहुत अच्छी, जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक सुख सुविधा के लिए। और अब अगर वहां पर चीन का जो ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो हांगकांग के नागरिकों के अलावा दूसरे देशों को, नागरिकों को भी इस तरह से पकड़ेगा, तो एक तो उसका नुकसान होगा कि हांगकांग की ब्रांड वैल्यू लगभग खत्म हो रही है। बहुत तेजी से वहां जो बड़े लोग हैं, जो जिनको हम रिच कहते हैं, वो वहां से हट रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां से अपना ऑफिस बना रखा था वो शिफ्ट कर रही हैं। ये सब मैं आपको पहले ही खतरे बता चुका हूं। दूसरे जो बड़े आलोचक जो एक ये बात कहते थे कि इस कानून का इस्तेमाल, दुरुपयोग वो चीन करेगा सबके खिलाफ, किसी भी देश के वो नागरिक होंगे, अगर वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जब 2020 जून में ये कानून आया था, उसके बाद बड़े पैमाने पर इसकी आलोचना हुई। कई जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार उनकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया के जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, मीडिया बैरन्स को पकड़ा गया। वहां के जो यूनियन है उसने कहा, दुनिया से अपील की, यूनाइटेड नेशंस से अपील की, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हो नहीं पाया। और उसके बीच में
जब यूरोपीय यूनियन जैसे देश इस सबको दरकिनार करके प्रिंसिपली एग्रीड हो जाते हैं, सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो जाते हैं कि हम इन सबको आंख मूंद लेंगे मानवाधिकारों को। अच्छा, अभी तक तो था कि चीन के अंदर के ही मानवाधिकार, उइगर मुसलमानों का, तिब्बतियों का, दूसरे हिस्सों में जो वहां के लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं उनका। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि जो हांगकांग में, जिसको हम मानते थे कि चलिए वहां कम से कम लोकतंत्र बचा रहेगा, और 2047 तक तो नियम के तहत, शर्तों के तहत, जिन शर्तों के तहत हांगकांग उसके कब्जे में आया, उसके तहत उसने कहा था चीन ने कि हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल चेंज को नहीं होने देंगे यहां। लेकिन चीन तो चीन है, तानाशाही उसकी आदत में है, और उसने अपना वो वादा तोड़ दिया। अभी अमेरिका अपनी उलझनों में खुद बहुत ज्यादा है, लेकिन जो माने जा रहे हैं कि जो बाइडेन, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे, एंटोनी ब्लिंकेन, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। जो यूरोप के नेता हैं उन्होंने भी निंदा की है। लेकिन क्या इस सब से बीजिंग को कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब तक उसकी ट्रेड डील्स नहीं रुकेंगी, जब तक उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे, जब तक अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां अपने मुनाफे को बढ़ाने का लोभ नहीं त्यागेंगी, जब तक दुनिया भर के लोग इस बात पर एकमत नहीं होंगे कि एक ऐसा वायरस जिसने दुनिया को तबाह कर दिया, उसका जो ओरिजिन था, उसका जो मूल था, वो वुहान शहर था। और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी आज के समय में कहीं से भी आ सकती है, किसी भी देश में हो सकती है, किसी भी शहर में हो सकती है, किसी भी रंग, नस्ल, किसी भी तरह से हो सकती है, उस सबको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई देश, उसके शहर में कोई बीमारी हुई और उसको छिपा लेता है, जिसकी वजह से दुनिया पूरी दुनिया संकट में पड़ जाती है, और उसके बाद जाने क्या चमत्कार होता है, और वहां कितने लोग मरे, कितने लोगों को बीमारी हुई, कुछ नहीं पता चलता। जो एक डॉक्टर जो लैब में काम कर रही थी, जिसने बताया कि वो WHO एसोसिएटेड लैब में थी, जो अमेरिका जिसको भागना पड़ा, कहीं से कुछ पक्का नहीं हो रहा है अभी तक। जिस वुहान में, जिस यूनाइटेड नेशंस से जब दबाव पड़ा, जब भारत को अगुवाई मिली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, और जब अमेरिका, भारत और दूसरे जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने मिलकर एक प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव की स्वीकृति हुई और कहा गया कि वुहान में जाकर WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, और वो प्रतिनिधिमंडल ये सुनिश्चित करेगा कि कैसे ये वायरस फैला। आप सोचिए कि अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के 2 ऐसे लोग जो WHO के मेंबर हैं इस कमेटी में, WHO कमेटी की, उनको भी वो ट्रांजिट में थे, यानी वो चीन के रास्ते में थे, और उनका भी वीजा अभी तक नहीं दिया गया है। अब जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने वाले हैं जो बाइडेन के साथ, हालांकि ये उम्मीद है एंटोनी ब्लिंकेन, तो वो इसकी निंदा कर रहे हैं, यूरोप के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन जो कड़ाई होनी चाहिए जिससे बीजिंग पर फर्क पड़े, और सोचिए कि अलीबाबा के फाउंडर, संस्थापक जैक मा का अता पता नहीं है, और दुनिया में ये सवाल क्यों मजबूती से नहीं पूछा जाना चाहिए? अलीबाबा के फाउंडर जैक मा कोई चीन विरोधी नहीं थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भी विरोधी नहीं थे, वो CCP के मेंबर थे, और बाकायदा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही थी कि अगर देश के लिए, चीन के लिए उनको अपनी कंपनी कल को खत्म करनी पड़े तो वो खत्म भी कर देंगे। लेकिन जैक मा के बारे में एक बात और कही जाती है, क्योंकि बहुत जमीन से उठे थे, उन्होंने बार बार ये कहा, और अभी इधर जो आखिरी उनकी जो अक्टूबर के आखिर हफ्ते में उन्होंने जो भाषण दिया था कि हमें चीन के नौजवानों के लिए एक बेहतर तंत्र देना है, एक बेहतर जो आर्थिक तंत्र है। यहां हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सड़ चुका है, वो उस मोनोपोली की बात कर रहे थे, वो उस तंत्र की खराबी की बात कर रहे थे, वो भी गायब है। और अगर इतने पर भी आप बेचैन नहीं हो रहे हैं कि हांगकांग में एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, हर प्रो डेमोक्रेसी जो भी लोकतंत्र की बात भी कर रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत कि आप चीन का विरोध कर रहे हैं।
अभी तक ये सब मेनलैंड चाइना में होता था, अब हांगकांग में भी हो रहा है। और इसीलिए जरूरी है कि उन ऐसे मामलों पर यूनाइटेड नेशंस बाकायदा अपनी जिम्मेदारी को समझे। जो मेनलैंड में जो वकील, जो एक्टिविस्ट, जो भी लोग हैं, उन सब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, और इसी तरह से जो हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के साथ हो रहा है, उस पर कड़ाई से चीन के साथ बात करें। और जब तक इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आर्थिक प्रतिबंध की तरफ, और वो अकेले अमेरिका नहीं कर सकता, अमेरिका वैसे भी बहुत इस वक्त नाजुक हालात में है। अभी तो जो बाइडेन को अपने ही देश की आंतरिक स्थितियां जो है उसको दुरुस्त करनी है, तो उसी में उनको लंबा समय लगेगा। और इसके लिए जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश, जैसे फ्रांस ने अभी कहा, भारत के पक्ष में खड़े होकर कहा कि हम ये प्रोसीजरल जो लूप होल्स निकालने की कोशिश है उसको हम नहीं करने देंगे चीन को। तो ये बहुत जरूरी है कि दुनिया के सारे देश जो लोकतंत्र समर्थक हैं, जो बेहतर विश्व की स्थापना करना चाहते हैं, आधुनिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, वो चीन के खिलाफ खड़े हों। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज करना पूरी दुनिया पर बहुत भारी पड़ेगा। अगर आपको लगता है तो ये बात आप जहां भी खड़े हैं दुनिया में, ये बात कहिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।